हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आने वाले एसएससी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी इन सभी पेपर के लिए जो है यह क्वेश्चन उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो है मिक्सचर और चक्की में नहीं होता है। मिक्सचर और चक्की में इसका प्रयोग नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मिक्सचर और चक्की में नहीं किया जाता है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं और इसका व्यापारिक नाम जो होता है वह क्रेयॉन होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडलीय ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। यानी अगर पूछा जाए कि मतलब ओजोन क्षरण के लिए जो है कौन सा जिम्मेदार गैस है, तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, CFC। अगला क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है और इसकी कमी से घेगा नामक रोग होता है। आयोडीन जो है वह एथिल अल्कोहल में घुल करके भूरे रंग का आयोडीन टिंचर विलयन बनाती है और जिसका उपयोग जो है पूर्तिकर्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो वह होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन के रासायनिक और भौतिक कुछ गुण दिए गए हैं। यह कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर जो है हरित पीले रंग की गैस होती है। क्लोरीन में जो है तीव्र गंध आती है और वह बहुत विषैली गैस होती है। यह जो है सामान्यतः वायु से लगभग 2.5 गुना जो है भारी होता है। ठीक है, यानी क्लोरीन जो है वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होता है और यह गैस जो है लगभग -34 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस, जिसे आदर्श गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है, का आयनन विभव है। यानी उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव क्या है? तो एक अवधि में अधिकतम है। इसका आयनन विभव जो है एक अवधि में अधिकतम है। किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। उत्कृष्ट गैस हो जिसे नोबेल गैस की आयनन ऊर्जाओं का मान काफ़ी अधिक होता है। प्रत्येक उत्कृष्ट गैस की आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। समूह में आगे बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती है। प्रकृति में जो है 6 प्रकार के निष्क्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है या अक्रिय गैस भी कहा जाता है, वह है। ठीक है, जिसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। जेनॉन गैस को जो है अजनबी गैस या अनोखा गैस के नाम से भी जाना जाता है या इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। रेडॉन जो है वो रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। रेडॉन जो है वो रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन को ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरा जाता है, यानी कि जो भी बल्ब होता है, लाइट होता है, उन सभी के अंदर जो है ऑर्गन गैस को भरा जाता है। हीलियम जो होता है वो अत्यंत हल्की और अज्वलनशील होती है, इसीलिए हीलियम गैस का उपयोग जो है गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है, यानी गुब्बारों के अंदर जो है हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ गैसें, जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है, यानी कि रेयर गैसेज, सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। दुर्लभ गैसें, अक्रिय गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह स्थिर होता है। दुर्लभ गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये गैसें साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है।
तथा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है और वे हमेशा मुक्त अवस्था में रहती है। समस्त अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन आदि जो गैस होती है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वल्कनाइजेशन कहा जाता है। वल्केनाइजेशन कहा जाता है। वल्कनाइजेशन यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक यानी सल्फर या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। टायर, जूतों के सोल, हौज पाइप, हॉकी व अन्य सामान बनाने में वल्कनाइजेशन की क्रिया प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक होता है? इनमें से कौन सा तत्व जो होता है वह बहुपरमाणुक होता है? तो वह होता है सल्फर। सल्फर जो होता है वह बहुपरमाणुक होता है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो उसे बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे सल्फर, फुलेरिन यानी C60 उसको बोला जाता है, बोरोन, B12 सभी उत्कृष्ट गैसों एक परमाणुक होते हैं जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियॉन आदि। सोडियम एक परमाणुक तत्व है तथा ऑक्सीजन द्विपरमाणुक तत्व है क्योंकि ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सल्फर का रासायनिक प्रतीक अगर बोला जाए तो S होता है। गंधक जो है एक अधात्विक खनिज होता है। गंधक जो है एक अधात्विक खनिज होता है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया था? तो सल्फर ने अपना नाम जो है वह लैटिन भाषा में लिया है। ठीक है। अगला है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन है? तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है सल्फर। अब सल्फर जो होता है वह प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें LPG सिलेंडर की लीक होने का पता चलता है। तो वह होता है सल्फर यौगिक। LPG सिलेंडर जब लीक होता है तो LPG में मिले मिथाइल मरकैप्टन की वजह से हमें गंध का पता चलता है और मिथाइल मरकैप्टन हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथनॉल की प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर के बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? उसे कार्बन कहा जाता है। ठीक है। कार्बन यानी 6C12 में श्रृंखलन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है और इस गुण के कारण यह सहसंयोजी बंध के द्वारा समान परमाणुओं के साथ आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या रिंग बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन के इसी गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक होती है। कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्राफीन और कोक। यानी कार्बन के अपरूप पूछा जाए तो वह हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्राफीन और कोक। ठीक है। हीरा का उपयोग जो है शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल के रूप में किया जाता है और फुलेरिन का आकार जो होता है वो फुटबॉल के आकार के जैसा होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो कि अब तक ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है। यानी कि कार्बन का वैसा अपरूप जो सबसे कठोरतम है वह हीरा है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं एवं एक ही इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है या स्वतंत्र नहीं होता है। अगला, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वह 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। किसी तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है तो वह जो है कार्बन के अपरूप हीरा में पाया जाता है। ठीक है। किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? तो वह कार्बन का अपरूप हीरा में पाया जाता है। लेखन पेंसिल में क्या उपयोग किया जाता है? तो यह भी जो है हम आपको बता दिए हैं कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो कार्बन का अपरूप है।
अगला है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग जो है शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन जो होता है वह कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप ग्रेफीन है जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है। कोक जो है वो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। फ्लोरीन जिसका मतलब फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो वह जो है फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो वह है कोक। ठीक है, कोक का उपयोग जो है अपचायक माध्यम के रूप में किया जाता है। कोक को मुख्यतः कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कोयले से प्राप्त किया जाने वाला ठोस ईंधन है और इसमें लगभग 80 से 85% तक कार्बन होता है। कोक का प्रयोग धातु अयस्कों से धातु को निकालने के लिए अपचयन एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु अयस्कों से धातु को निकालने के लिए अपचयन एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कोक के प्रयोग से जल गैस एवं प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन भी बनते हैं। कोक का ऊष्मीय मान कोयले के ऊष्मीय मान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और यह एक रंगहीन, स्वादहीन, विषैली तथा जल में अत्यंत घुलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल, पिंजरे, भूगर्भीय ग्लोब, जियोडेसिक ग्लोब जैसे के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो वह होता है कार्बन 60। ठीक है, कार्बन 60 का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन को जो है कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, जिसके एक अणु में जो है 60 परमाणु होती है, जो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होती है और इसके अणु का जो आकार होता है वह अमेरिकी आर्किटेक्ट्स बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक ग्लोब के समान होता है। इसीलिए इस अणु का नाम जो है फ्लोरीन रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। पेंसिल में जो है शीशे का प्रतिशत 0% होता है। ठीक है, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0 होता है क्योंकि पेंसिल का निर्माण ग्रेफाइट से होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। वह होता है डायमंड। डायमंड मतलब हीरा। ठीक है, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। यही इसकी कठोरता का मुख्य कारण है। हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार है छोटा सा आकार। ठीक है, छोटा आकार। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण इसका छोटा आकार है और इसका रासायनिक तत्वों का संकेत जो होता है वह C होता है तथा परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होता है 6C12, 6C13 एवं 6C14 होता है। कार्बन के समस्थानिकों के प्रयोग से प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है।
पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक होती है। कार्बन मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है और इसके विविध गुणों वाले कई अपरूप होते हैं, जिसमें हीरा ग्रेफाइट प्रमुख है। हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है एवं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चारकोल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयले को चारकोल कहा जाता है और यह कार्बन का जो है अशुद्ध रूप होता है। यह काला भूरा सछिद्र ठोस पदार्थ होता है जो लकड़ी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। इस क्रिया को ऊष्मीय विघटन, ठीक है, यानी पायरोलिसिस कहते हैं। चारकोल में कार्बन की उच्च मात्रा यानी 80% होती है। जल तथा अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के अपरूप चारकोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश आग को बुझाता है। तो डैश जो है आग को बुझाता है वह है CO2। CO2 जो है आग को बुझाता है। CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करा करके CO2 गैस तैयार की जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों के बोतलों यानी कोल्ड ड्रिंक्स में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है और इसके जलीय घोल को कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 तथा ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो वह हो जाएगा श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता का गुण। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या से बहुत अधिक होती है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखला का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखला कहते हैं। कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन जो है प्रकृति में अधातु के रूप में पाया जाता है। कार्बन जो है प्रकृति में अधातु के रूप में पाया जाता है। कार्बन एक अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, अर्थात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है तथा कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसे C से व्यक्त किया जाता है।